बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे। आई नो संडे और मंडे की आप वेट कर रहे होते हैं, संडे की बर्थडेज भी हमें मौसूल हुई हैं, तो इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में शामिल करेंगे। हमारे मेहमान भी हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। स्मॉग स्टिल है शहर में और वाकई बुरे हालात हैं। हर टाइम हम बार बार यही चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर रहे हैं कि कुछ एहतियात आप लोगों ने करनी है, कुछ स्टेप्स हुकूमत की जानिब से भी फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो स्मॉग है ये शदीद वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। ये बारिश के बाद ही मेरे ख्याल से अब अगर हम कहें कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शदीद है। अब ये हुकूमती मैयर्स भी काम नहीं आने लगे। खैर, वैसे ओवर चार्जिंग का सिलसिला क्यों नहीं थम सका, इसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी के पास होगा। जिन्होंने रोकना उनके पास भी ये जवाब नहीं है, क्योंकि वो अपनी काविशें कर रहे हैं वो चार्जिंग करने में। खैर, आएंगे इस खबर की तरफ भी। स्मॉग सबसे बड़ा रोग है, सबसे पहले इसकी तरफ आएंगे। अली साही साहब और दुरे नयाब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। साही साहब, स्मॉग की आज की सूरत हाल मैं वो इसलिए पहले पूछ रही थी क्योंकि हम जब सुबह आते हैं तो आते हुए बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है। कुछ हमने प्रोग्राम में आना होता है, हमें पता है कि आज का जो टॉपिक है वो यही होगा। बनता भी है ना सही हाँ, बिल्कुल बनता है। रात को मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा था तो बहुत इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी, कुछ ही देर बाद मोटरवे बंद भी हो गई। स्मोक के लिए अब जितनी भी एफर्ट्स हैं वो अब तो ये है कि बीमारी फैल गई है, अब उसको रोकने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स की जा रही हैं। यही हम यहाँ पे डिस्कस करते थे कि यही अगर तकरीबन को 2 माह पहले ये काम शुरू कर दिया जाता तो मेरा ख्याल है स्मोक ना होती। मैं एक दिन एक पुलिस के बड़े अफसर के पास बैठा था तो वो बता रहे थे कि जब बीजिंग में ये काम शुरू हुआ था तो उन्होंने इस पे पूरी एक वर्किंग की, पूरा इसका R&D किया और उसके बाद उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें ये डायरेक्शन दे दी गई कि एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ आएंगी रोड पे, एक दिन ऑड नंबर वाली, और अगर कोई गाड़ियाँ दूसरे शहरों से बीजिंग के अंदर आएंगी तो उनको पूछा जाएगा कि आपने किस दफ्तर में जाना है, किसको मिलना है, और वहाँ पे वो गाड़ी बाहर पार्क करवाई जाती और वहाँ से उनको शटल सर्विस के जरिए उन दफातर में भिजवाया जाता या घरों में भिजवाया। यहाँ पे तो ये साई साहब पहले प्रॉपर प्लानिंग के तहत यहाँ पे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। आप देखें ना 15 पे इन्होंने क्या है कि कॉल करें और 6 मिला के आप इतला दे दें कि फ़लाँ गाड़ी धुआं छोड़ रही है, फिर वो आपके कैमरे क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिस की पेट्रोलिंग क्या कर रही है, आपकी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, आपके जो ट्रांसपोर्ट नहीं 15 वालों का ये काम रह गया था। मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ में आप पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर वो आपने जो नाके लगाए होते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप पुलिस की फेवर कर रहे हैं कि उनसे नहीं पुलिस। मैं साहिब साहब के हक में बात करूंगा। देखिए, महकमा मालियात को हम इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने तो आपको नहीं देखा कि आपने उस पर तनकीद की हो या किसी रिपोर्टर ने उनके किरदार की तरफ हाईलाइट किया। मुझे खुद भी इस चीज़ पे शर्म आती है कि जिनका काम है हम उनको डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हम डिप्टी कमिश्नर साहब से बड़ा हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट होनी चाहिए, CTO साहिबा ने बहुत की, IG साहब भी एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन महकमा मौलियात वाले कहाँ सो रहे हैं। आप देखें, आप इनके पास मेनली तो सब्जेक्ट उनका है ना, आप इनके पास कदाफी स्टेडियम में जो इनका दफ्तर बना हुआ है हॉकी स्टेडियम के साथ पेरिफेरी में, वहाँ पे कितनी नई गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इनके पास खड़ी हैं वहाँ पे। अच्छा। मट्टी हो गई है। इनके पास इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर्स, चेकिंग वाले सारे अमले, आलात, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। ये जगह जगह सिर्फ अगर ये जिम्मेदारी इनकी यही उठा लें कि आपको जगह जगह अलर्ट करें कहाँ पे स्मोक बढ़ रही है, उसकी वजूहात क्या है, उसको स्टडी करना शुरू कर दें, आपको तजवीज़ देना शुरू कर दें। भाई ये हमने गूगल से लेनी है सारी चीज़ें। मसला हमारा है, इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है, हम सुबह गूगल से अपडेट हमें इनके थ्रू आनी चाहिए ना। फिर मसला ये है कि ये तो दुरे भाई इनकी बात कर रहे हैं, ये मैंने पिछले साल ये प्रैक्टिस अपनी आंखों से देखी है कि ये किसी फैक्ट्री को सील करके आते थे, खुद ही उनको कहते हैं छोटा दरवाजा खुला रखें, पीछे आप काम करते हैं, तो अंदाजा करें फिर हालात यही रहेंगे। फिर हालात यही रहेंगे, फिर आपकी वो इन्फोर्समेंट किस किस्म की है, मॉनिटरिंग किस किस्म की है। और आपने अगर इसी तरह काम करना है कि लोगों को फेवर देनी है, दिखावे के लिए आपने वो फैक्ट्री सील कर देनी है, कोई इंडस्ट्री सील कर देनी है, कुछ भी कर देना है, लेकिन अगर आपने रियलिस्टिक नहीं होना, और इस साल जो हुआ है, अभी जो हो रहा है, आप यकीन करें रात को जब मैं मोटरवे से आ रहा था तो मैंने 2 दफ़ा गाड़ी का वाइपर बगैर पानी के चलाया, यकीन करें स्क्रीन से डस्ट उतरी 2 दफ़ा 1.5 घंटे के सफ़र में, इतने बुरे हालात। अच्छा, हम ना इकट्ठे बैठ के अक्सर डिस्कस करते थे सेल्फ असेसमेंट के, हम बीट्स में क्या कर रहे हैं।
तो हम अपनी बीट का साहिब साहब अपनी बीट का तजिया करना, तो अक्सर साहिब साहब ये कहते थे कि मुझे बड़ा शौक है अगर मुझे महकमा माहौलियात पे काम करने दिया जाए, और कहते हैं अगर मुझसे कोई विश करे ना कि आपको इस बीट पे खुद काम करना चाहेंगे, तो ये कहते थे मैं माहौलियात पे करना। और ये बड़ी पुरानी बात है, तो मैं इनका वाकई अब इंटरेस्ट वॉच करके मैं देखता था कि अब बिल्कुल हमारी बीट पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। हम लोग महकमा माहौलियात को उस तरह से उसकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करे जो बनती है। एक तो नाजायज कर रहे हो ना, एक तो नाजायज कर रहे हो, वो अलहदा बात है। क्या इनको नहीं पता कि पिछले कितने सालों से बतदरीज माहौलियत में क्या इजाफा हो रहा है? अब जो मिनिस्टर साहिब आई हैं उनकी तो ना तजर्बाकारी है, उनको तो तजर्बा नहीं है। आप तो उनको कहेंगे जी कि उनको तजर्बा चूंकि नहीं है, वो पहली दफा पहले इन्होंने वो दुरे भाई पहले लोगों को ये गोली देते रहे हैं कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी आए, वो जो 10 सालों से सुन रहे हैं। वो भट्टों से 7 दिन की मोहलत बता दें, इनफ है 7 दिन में? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई डाटा ऐसा मौजूद नहीं है कि हमारे पास 2010 की गाड़ियां रजिस्टर्ड कौन सी लाहौर में चल रही हैं, 14 की कौन सी चल रही है, 15 की कौन सी चल रही है, साहिब साहब बेहतर बता सकते हैं। हमारे पास जब डाटा ही नहीं, तो हम 7 दिनों में किस तरह से सख्ती कर लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। 2-2.5 करोड़ गाड़ियां हैं, उनमें से जो लाहौर में दिल्ली की मूवमेंट है, आप देखें सड़कों पे इतना रश है। मैं कल अपने वो हमारा छोटा सा शहर है डस्का, आप यकीन करें मैंने उस शहर में हर वक्त ट्रैफिक जैम ही देखी, और वहाँ पे वो ट्रैफिक वाले मुझे नहीं कहीं नज़र आए। 15 पे कॉल करके कहना पड़ा जी कि यहाँ पे ट्रैफिक पिछले 1 घंटे से जैम है, वो देख लें। और यहाँ पे तो फिर कोई सफाई वाला आता है, वहाँ पे तो सफाई भी नहीं उस तरह होती, डस्ट ही डस्ट नजर और वो सूबाई वजीर का शहर भी है, और वो बल्दियात के हमारे। अब सफाई की बात की तो मैंने ये बात की, वरना आप यकीन करें वो कल भी वहाँ पे बात हो रही थी कि तो ये हालात हैं, तो सोचे फिर बाकी जगहों पर क्या। और वो सूबाई वजीर लाहौर के डेवलपमेंट पैकेज को लीड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब माहौल को तबाह करने वाली 6 मुहर्रिकात की निशानदेही की गई, लैंडफिल साइट दूर मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दी गई है। राव साहब की खबर, लेकिन उससे पहले हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से हवाएं आ रही हैं तो लाहौर में जो है स्मॉग है। असल वजह क्यों कोई इस तरफ आ ही नहीं रहा? दुरे ने आप, मेरा तो ख्याल है कल वाला वो आप चलाएं, एक स्क्रीनशॉट शेयर हुआ था जी, तो बिल्कुल उसमें आप चलाएं कि अमृतसर में क्या हालत है और यहाँ क्या हालत है, लाहौर में क्या हालत है, और कितना दूर है अमृतसर बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से, जहाँ परेड हम देखने हर बंदा जाता है, 30 से 40 किलोमीटर है महज। इतना जितना यहाँ दफ्तर से बैठ के मेरा घर अड्डा प्लॉट है, इतना है सिर्फ दूर। और वहाँ पे कितना डिजास्टर, कितना ड्रास्टिक किस्म का वैल्यू से आपको मिलता है AQI, और हमारे यहाँ बैठ के उसके साथ DHA उससे भी करीब है। वहाँ पे 700, 770, 771 प्लस पे आपका AQI गया हुआ है। तो मुझे बताएं कि फिर अब कौन सी वजूहात है जो आप एक हद तक मलबा डालें, ठीक है, नहीं उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि सारे के सारे स्मोक इधर फेंक देते हैं, कौन से बड़े पंखे लगा दिए कि सारे जो है वो उधर ही थ्रो हो रही है। तो अब सही से की बात ठीक है कि एक हद होती है, उनकी वजूहात हैं, वो फसलें जलाते हैं, उन जो भारतीय पंजाब है वहाँ से हवाएं का रुख भी लाहौर की तरफ आता है, लेकिन एक लिमिट होती है ना। नहीं हर वक्त हवा थोड़ी इस तरफ की होती है, हवा उस तरफ की भी होती है। बिल्कुल सही बात है, कहाँ 700 और एक फिर लिमिट होती है आने की। तो मेरा ख्याल है कि ये मलबा डालना भी हर वक्त ये ठीक नहीं है। आपने क्या किया? आपने उन मुल्कों से जिन्होंने आफात से जो मुकाबला किया, आपने उनसे क्या सीखा? बीजिंग की मिसालें बार-बार दी जाती हैं, आपने कोई उस तरह का एक भी मॉडल इंप्लीमेंट किया? अब या फिर हम शहबाज शरीफ को वेट करें कि वो आए, जिस तरह वो डेंगी से लड़े, जिस तरह उन्होंने डेंगी के मुख्तलिफ श्रीलंका से, फिलिपाइन से, पता नहीं कहाँ से उन्होंने मॉडल्स दिए। इस चीज़ का है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए कोविड तो नया आया। अच्छा, कुछ लोग सीखने गए हुए, मुझे खबर मिली है हुकूमती लोग कुछ बाहर सीखने गए हुए नई टेक्नोलॉजी और हवा को किस तरह प्यूरीफाई किया जाएगा। अब ये देखें ना, कल कितना बड़ा परसों जुल्म है कि जी आप इदारे, दफातर, कमर्शियल प्लाजाज, आपके शॉपिंग हॉल, शादी हॉल, वो एयर प्यूरीफायर लग रहे हैं। सही बात है, मतलब कि आपसे काम नहीं हो रहा, आप उन पे 1 लाखों का बर्डन आप उन पे एडिप्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं करें, आप कुछ नहीं करें। एक मसला खराब हो गया हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, तो उसका खमियाजा शहरी फाइनेंशियल। ये 6 मुहर्रिकात कौन से हैं, जरा मुझे ये भी बता दें जो माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए, ये 2015 में ये स्टडी हुई थी कि लैंडफिल साइट लाहौर में खत्म हो चुकी है, और उस वक्त इतने पहाड़ नहीं बने होते थे। अब तो चूंकि जगह ही हमारे पास नहीं रही, तो उन्होंने उसके ऊपर पहाड़ से पहाड़ बनाने शुरू कर दिए। इसको 2015 में कहा गया था कि आप शिफ्ट कर लें। फिर इन्होंने कसूर के पास इधर उधर जगह तलाश की, लेकिन आज तक हम 9-10 सालों में वो शिफ्ट ही नहीं कर पाए, और ना ही हम उसको अबंडंट कर पाए। आप शिफ्ट नहीं तलाश करने के बावजूद नहीं कर पाए। 100% जगह तो कसूर के पास तलाश थी, जगह कसूर। जगह अगर कोई दफ्तर बनना होता किसी बड़े साहब का, तो वो तो फौरी मिल जानी थी। अब आवाम के लिए जो काम होना होता है वो आपको पता है, उसमें कितने मसले मसाइल हैं, धुरे भाई को पता है, वो तो LDA को कवर करते हैं। अगर आपको किसी बड़े साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में किसी अफसर का चाहिए होगा, IG ऑफिस में किसी अफसर का चाहिए होगा,
फौरी दफ्तर बन जाएगा, फौरी गाड़ियाँ आ जाएंगी, फौरी हर चीज़। नहीं, आपने कह तो दिया कि इंडस्ट्रीज की शहर से बाहर मुंतकली नहीं हो सकती ना। नागुज़ीर है। अब कैसे दूसरा महरक वही है, शहर की इंडस्ट्री है, तीसरा महरक आपकी कंस्ट्रक्शन के हालात आज देख लें। क्या सरकारी तौर पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जो मैग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, क्या उन्होंने आसपास ग्रीन शील्डें लगा दी? क्या उन्होंने तवक्कुफ कर लिया कि वो मट्टी खोदने से, मट्टी निकालने के अमल को रिड्यूस सवाल ही नहीं करेंगे? पैदा तो भाई आप शहरियों को डंडे सोटे मार के तो करवा लेंगे, लेकिन ये बड़े बड़े जाइंट्स जो हैं, वो जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह LDA हो गया, IDEP हो गया, ये जो CNW काम कर रहे हैं, वासा कर रहा है, क्या आप इन पे इम्पोज कर लेंगे? जब आप इन पे इम्पोज नहीं कर पाएंगे तो शहरियों पे तो आपका बस चले ना चले, उन्होंने तो बेचारों ने करना है। अब ये 3 बहुत की फैक्टर हैं सबसे बड़े, जिसमें आपने अपनी लैंडफिल लेके जानी थी, आपने कंस्ट्रक्शन को जदीद मैयर्स पे आपने लेके जाना था, तीसरी आपकी चलें, अब तो हम भुगत रहे हैं ना स्मॉग को, ये आज भी कर लेना तो आने वाले साल हमारे बेहतर हो सकते हैं कि नहीं? बहुत मुश्किल है। अभी तो जो हालात देर लग हो रहे गई हैं, चूँकि आपने वो दरख्त उस तरह नज़र ही नहीं आते। दावा तो हर एक करता था ग्रीन पंजाब, ग्रीन पाकिस्तान, वो हमें तो नहीं नज़र आता कहीं पे। लाहौर में तो उस तरह नहीं, बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि प्लांटेशन तो बड़ी हम कर वो रहे हैं। लोहे पे प्लांटेशन हो रही है, मैं आपको जो बताता हूँ रोज। वो कहाँ पे प्लांटेशन हो रही है? लाहौर में हमें तो नहीं कहीं नज़र आ रही। प्लांटेशन हो तो ये पिछले 4-5 साल वो जो तब्दीली हुकूमत का दावा था, अगर वही कर देते और लाहौर में मैक्सिमम 20% ही आपकी ग्रीनरी बढ़ जाती, तो मेरा ख्याल है ये हालात ना होते। आप सुबह उठ के कभी बाहर गाड़ी के हालात देखें, पौधों को देखें, सही कह रहे आपका हैं। दिल वो नहीं करता जितनी सुबह डस्ट सुबह ऊपर वॉक पड़ी करने होती है ना, तो अगर आप बाहर फिर रहे हैं तो वही डस्ट आप इनहेल भी कर रहे हैं। अच्छा, 2000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान हुए इंसदादे स्मॉग कार्रवाइयों पर। ये 2000 इनाफ है साई साहब? ना वो याद है पिछले हफ्ते जब आए थे तो तकरीबन 6 गाड़ियों के चलान थे, अब 2000 के हो अब गए। 2000 के हो गए। अब चूंकि वो गवर्नमेंट थोड़ा सख्ती कर रही है और इनको पूछ रही है, लॉकडाउन टाइप है ना, अब लॉकडाउन टाइप है और फिर वो थोड़ी सख्ती है, तो 2000 पे ये चलान पहुंच गए हैं। आपको सैकड़ों गाड़ियां हर सड़क पे इस तरह की नज़र आती हैं, बाइक्स नज़र आती हैं, रिक्शे नज़र आते हैं। चीज़ों को चेंज टाइम पे किया नहीं जाता। जब आपकी बीमारी हद से बढ़ जाती है, जब वो कैंसरस हो जाती हैं चीज़ें और आपके पूरे जिस्म में फैल जाती हैं, फिर आपको याद आता है कि हमने ये काम करना है। नहीं, तो अब इस तो पे आप चाहे ना किसी एक इलाके से भी खात्मा कर सके तो नहीं होगा, मुमकिन ना। ही आपकी नहीं है। HR भी ज़्यादा इसमें यूज़ होगी, आपके फंड्स भी ज़्यादा खर्च होंगे, आपको यहाँ पे तनकीद का भी निशाना बनाया जाएगा। अगर यही काम आप 2 माह पहले शुरू कर देते तो हो सकता है आज ये हालात ना होते, AQI इतना ना होता। आप अमृतसर की हम बात कर रहे हैं, यही कहते हैं वहाँ पे बाक़ियात जलाई जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती यहाँ पे नहीं बाक़ियात जलाई जाती, ये धुआं उधर क्यों नहीं जाता? जो अपना मोटरवे का एक्सपीरियंस बताता है वो हर बंदा ये बताता है कि जी साइड पे फसलें जलाई। ये धुआं जो है वो डरता है उधर जाते हुए। हाँ, बिल्कुल। ये हमने बड़े बड़े पंखे नहीं लगाए। नहीं, और क्या सिर्फ हवा का रुख उधर से इधर ही है? सोचे इंतहाई मुज़हका खेज ये चीजें लगती हैं। ये बयान देने वालों को खुद भी पता नहीं चलता कि कैसे मुज़हका खेज। अच्छा, वो खुद भी क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता। आप किसी मैं बड़े बड़े वाकई सही वजीर कह को बुला रहे के हैं, पूछें वाकई सही कि कह हमने रहे क्या करना और है। फिर एक और बात है, लिखी पढ़ी चीज़ है, बस बता बाक़ियात देते जलाने की आप बात करें, आपने जिस तरह किसान को स्नब किया है, जिस तरह किसान की बुरी हालत की है, मुझे फिर वही बात है, पुलिस अफसर ही बता रहा था, उनका काम नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम जैसे ही असम्बली हाल से बाहर निकलने लगे तो एक बिल्कुल शेखुपुरा के 4-5 MPs जो हैं वो वहाँ पे आ गए। तो उन्होंने कहा जी आप जितने मर्जी FIR दें, हमें कोई परवाह नहीं, आप अगर हम उसके वो बाक़ियात ना जलाएंगे 40,000 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अगर हमारी फसल 60,000 की हो रही है, ठेका हमने 70,000 रुपया देना है, फसल को तैयार करने पे हमारे 40-50 हज़ार लगने हैं, 1,20,000 तो ये हो गया, तो हमारी बचत क्या होगी? अगर हम बाक़ियात जला देंगे तो हमें एक FIR ही भुगतनी पड़ेगी ना। तो अगर आप वैसे ख़त्म करने के लिए हमारा 30 से 40,000 रुपये खर्चा आएगा। तो मसला ये है कि आप किसी को फैसिलिटेट तो करें, आप कोई तरीके से काम करें ना। आप अगर बुनियादी सही साहब, अब तो सिर्फ फोकस है कि किसी तरह से स्मॉग को कंट्रोल किया जाए, खात्मा तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा। कुछ स्टेप्स लेकर आप वो जो एयर क्वालिटी इतनी बुरी तरह से मुतासर हो रही है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। या तो अल्लाह ताला कुछ करम करे, बारिश हो, नहीं, अल्लाह तब हो सकता है या कोई जादू की छड़ी ले आए, तब हो सकता है वो बचपन में जैसे या तो नहीं, अल्लाह ताला ही करम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। या वो बचपन में हम ऐसी मूवीज देखते थे ना कि एकदम से कोई जादू की छड़ी आई तो कुछ हो गया, अलादीन का चिराग आया तो कुछ हो गया, वही हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। खैर, हुकूमती काविशों का सिलसिला हम जो चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। मार्केटों की बंदिश के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, ये सब मैय्यज़ लिए जा रहे हैं स्मॉग कंट्रोल को लेकर। स्कूल्स कॉलेज ऑलरेडी बंद हैं, तो वापस आकर डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम चाहते हैं कि आपको साथ साथ थोड़ा सा अपडेट भी करते रहें कि परवाज़ों की क्या सूरत हाल है मोटरवे पे। अभी ये था जी, रात की खबर थी हद निगाह कम होने पर परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। अब आगे फॉग वाली सिचुएशन भी, लेकिन मैं तो अभी तक स्मॉग के हिसार से नहीं बाहर निकल रही। मुझे तो जहाँ कहीं नज़र भी आता ना फॉग है, वो स्मॉग ही जहन में घूम रही होती है। अच्छा, आ जाते हैं जी लिबर्टी, अनारकली, पैनोरामा, इचरा समेत छोटी मार्केटें बंद हैं। माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए काविशें की जा रही हैं। अली साही साहब, फिर वही बात आ जाएगी कि मार्केट्स में अगर आप कहते हैं जनरेटर की वजह से होता है, फिर वहाँ लोगों की मूवमेंट है, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, और वही मुझे उस दिन ट्रैफिक के अफसरान बता रहे थे जी कि हमें अभी अब तक जो जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी स्टडी हुई है, उसमें कह रहे हैं कि 80% जो है वो गाड़ियों के धुएँ की वजह से। तो फिर भी ये जो बड़ा मामूली सा आपने कल जुर्माने किए हैं जो 2000 गाड़ियों को, तो जब आपकी शॉप्स खुलेंगी, मार्केट्स खुलेंगी, तो वहाँ पे आपकी लाइट जब ऑफ होगी तो अल्टरनेट सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं जनरेटर, उनका भी धुआं होता है। ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं इस वक्त जब ये लिए जा रहे हैं, और अगर ये पहले काम कर लिए जाते, अगर आपकी सप्लाई का तत्ल का शिकार यानी नहीं आप होती। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 8 बजे, अच्छा जी 8 बजे तक मार्केटों को बंद रखा गया। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। कुछ लोग क्या, सारे लोग परेशान हैं। हमारा तो मिजाज ही है, हम तो कोविड में बाज नहीं आते थे। 8 बजे तो हम, मेरा ख्याल है, मार्केट के लिए उठना शुरू होते हैं कि पूरी मार्केट चलती है। दुनिया में अगर मिसालें देखी जाए ना, तो सुबह सवेरे मार्केटें खोली जाती हैं। 8 यहाँ बजे नहीं, अगर 11 बजे, सॉरी बात काट दिया, मार्केटें बंद होती हैं तो हम पौने 10 बजे सोचते हैं कि हाँ अब हम मार्केट में निकले, तो 8 बजे तो टू अर्ली। अब 11 बजे की आदत है, आप इतनी जल्दी मार्केटें बंद करवा कर लोगों को, मेरा ख्याल आप घर के बाहर एक एक बंदा खड़ा करें तो शायद कोई इम्प्लीमेंट आप किसी से करवा सके। हमारी गैर संजीदगी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो दुकानें लोग खोलते ही 1 बजे हैं। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने थे ना, तो आपको पता है दुरे भाई ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। आप यकीन करें, ये अपने हल्के से गड़ी शौके बड़ी बुरी तरह पिट गए। मैं चूँकि वहाँ पे आता जाता रहता हूँ, मैं लोगों का, आपने सब ने नून लीग के झंडे लगाए हुए हैं, तो वोट तो निकले नहीं। अयाज सादक साहब की वार्ड में से वो MPA साहब तकरीबन 15-20 वोटों से जीते, बाकी सारी वार्ड में हार गए। तो उन्होंने कहा भाई हमारा 8 बजे तो काम शुरू होता है, इन्होंने आके हमारी मार्केट 8 बजे बंद कर दी, हमारा खाना पीना बंद कर दिया, हम इनको वोट क्यों दें? तो हमारा मिजाज ही ये है 8 बजे। थोड़ा सा ना लोगों को भी चीज़, मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, साई साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी मौजूद था, क्या मोहसिन नकवी साहब के दौर में क्या इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया था? उन्होंने तो इतनी सख्ती भी नहीं की। दौड़े लगा के चेक कर रहे थे, फॉलो अप ले रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। उस दौर में भी लॉकडाउन करवाए गए, उस दौर में भी ईज जो है वो लोगों को फराहम तो की कहीं गई। लॉकडाउन वाला माहौल नजर ही नहीं और मेरा ख्याल 600, 650, इससे ऊपर नहीं जाने दिया। इससे ऊपर जिस वक्त चला जाने की तरफ जा रहा था, तो हुकूमत अपने सारे काम छोड़ के, निगरान हुकूमत सिर्फ एक फोकस कर रही थी कि हमने इस पे स्मोक को कैसे रोकना है। और उन्होंने रोका अल्लाह की मेहरबानी से। उन्होंने अपने तमाम वसाइल के साथ अपना दिमाग लड़ाया, उन्होंने अपने ताल्लुकात लड़ाए। दुबई को रिक्वेस्ट करके उसकी हुकूमत की फ्री ऑफ कॉस्ट आकर वो क्लाउड सीडिंग करके यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करके गए। तो आपकी तवज्जो ही नहीं है, आपकी एफर्ट कहाँ नजर आ रही है सिवाय प्रेस रिलीजों के, एक पॉलिसी बयानों के, कभी काम पुलिस पे डाल देना, कभी आप पे डाल देना, कभी मेरे पे डाल देना। भाई इसके अलावा मुझे एक वजीर आके बता दे, कोई वजीर यहाँ पे आके, कि हम नेक्स्ट लेवल की जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं हम क्या करने जा रहे हैं। अब तो टाइम गुजर चुका है। और ना ये जो आप कहती हैं ना कि 8 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए, वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो आप तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। नहीं, अब जब मिसाल तो हम दे ही सकते ना, हम मिसाल तो क्यों दे सकते हैं जी? मिसाल जब वो है ही अमीर लोग, उनका अपना मिजाज है। हमारे घरों में रोटी पूरी नहीं होती, लोगों ने तो रात 1 बजे तक, अगर कोई बंदा शाम 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 2000 रुपया कमाता है और घर का खर्चा पूरा करता है, तो वो कैसे बमुश्किल। और इतनी बड़ी तादाद इस वक्त दिहाड़ीदार लोगों की, बेचारों की है कि वो कारोबार बंद करके 1000-1500 कमाने वाले कहाँ जाएंगे? फिर आपकी जो सैलरी है, अगर कोई, मैंने देखा आपकी मोस्टली जो लोग हैं वो 2 टाइम काम करते हैं। सुबह के औकात में कोई नौकरी करते हैं, रात के औकात में कोई ना कोई छोटा मोटा उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है ताकि उनके घर का अखराजात पूरे हो जाएं, बिजली के बिल्स पूरे हो जाएं, घर का किराया पूरा हो जाए, बच्चों की फीसें अदा हो जाएं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये अचानक मार्केट्स बंद करने का आपको ख्याल तब आता है जब स्मोक आती है।
तो भाई इससे पहले क्यों नहीं आप ये काम करते? या तो आप लोगों को सही एक साहब, ये तो पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि अगर पहले ये सब कर लिया होता तो आज हम यहाँ पे स्टैंड ना करे होते, लेकिन जरूर लेकिन सारे काम में माहौलियात का डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल वो बरीद सो रहा है। उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा ना। मैं हम तनकीद नहीं कर हाँ, रहे, बिल्कुल। आप नहीं बोलती, एक मैंने तो साइड आपसे भी पे गिला बिल्कुल सही किया कह रहे हैं आप, कि बिल्कुल हमने सही इतने कह प्रोग्रामों में आप मैं फॉलो कर देखें रहा था। डीसी ऑफिस के लोग नजर आएंगे, एसी ऑफिस के लोग नजर आएंगे, पुलिस पुलिस नजर आ के लोग जाएगी। नजर आएंगे, पीएच भी पानी देता नजर आ जाएगा कहीं हाँ से। आज अभी वो चल अभी रहा वो एक है। खबर बाकी ऐसे जारी ही है, की है। बाकी हाँ, जिनका टाउन के असल लोग- में काम है वो पता नहीं वो- कहाँ बैठे वो और बिल्कुल उनसे साइड कुछ पे नहीं बैठे है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एयर क्वालिटी देखनी है, हालात देखने तो हम गूगल का सहारा ले रहे हैं, वहाँ से तो कोई हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि आज एयर क्वालिटी ये, और कुछ काविशें की भी जा रही हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। खैर थोड़ा सा अपनी एफर्ट भी आप कीजिए। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई हैं, घरों तक महदूद रहें, पार्क शो बंद किया गया है, मार्केट की टाइमिंग अगर महदूद की गई है तो जिन लोगों ने शॉपिंग करने जाना है टाइम थोड़ा सा मैनेज करके जाएँ गैर ज़रूरी तौर पर। वैसे आजकल किसी के पास इतने एक्स्ट्रा पैसे होते नहीं कि वो जो पहले वाली शॉपिंग हम कर लेते थे अब वो कर सके, महदूद ही सब लोग कर रहे हैं, तो कोशिश करें। नहीं आप लोग खवातीन जो ऑनलाइन कर नहीं रही सही साहब, मैं बिल्कुल बहुत मुश्किल ये हो सही गया बात है, दिल की बात वो नहीं वाली है। शॉपिंग कर रहे गई, हैं, वो भाई वाली वो- गई नहीं, जो नहीं, एमी बंदा बैठ के हाँ, कर एमी, लेता था। आप अब बड़ा सोच समझ के हर चीज आप करनी पड़ती है, ऑनलाइन सारी शॉपिंग कर लेते हैं, आप कहते हैं देखें हम सोच बाजार समझ के गए, करनी पड़ती है सही साहब, वो भी अब नहीं माफी जेब दे इजाजत दें देती। खवातीन को तो। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम सब बहुत खुश हैं, पूरी कौम बहुत खुश है। फाइनली मेरे ख्याल से बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था ऐसी फतह का। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है, टीम को मुबारकबाद दी गई है, और बेशक ये एक तारीखी फतह है। अली साई साहब मैच देखा? हाँ जी मैच देखा, और ना थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया था, और 8:30 बजे जल्दी उठना नहीं, पड़ा। मैच जब भी शुरू हो वो मैं देखता हूँ, तो चाहे सुबह 4 बजे शुरू हो मैं उठ जाता हूँ। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो वो देखने वाला होता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, इंडिया का। अब मसला ये है कि वो जो सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद हो रही थी पिछले तकरीबन को 2-3 माह से, वो सर्जरी की बातें हो रही थी। सर्जरी ये थोड़ी होनी थी कि आपने सारी टीम उठा के बाहर की, उसमें ये होना था कि जितने लोग आपस में, वो एक सियासत चलती है हर जगह पे, अगर कोई 10-15 लोग इकट्ठे होंगे, सियासत ख़त्म करनी चाहिए। आपको यूनिटी से मैच खेलेंगे तो आपके रिजल्ट इस तरह के स्पोर्ट्स में तो ये चीज़ें वैसे भी ही मुनासिब नहीं है। एक्टिविटीज़ को हेल्दी और रिजवान ने जिस तरह वो अपनी कप्तानी की है, जिस तरह लोगों को इकट्ठे करके खिलाया है, फिर जिस तरह बॉलिंग को यूटिलाइज़ किया है, वो काबिल तारीफ़ है। आप देखें कि कहते हैं पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ने पूरी सीरीज़ में कोई 50 नहीं बनाई। हाँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 20-22 सालों बाद आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीते मैच हैं, जीते हैं, बिल्कुल 2 मैच जीते हैं और पूरी सीरीज़ जो है वनडे सीरीज़ जीते हैं। मुझे याद है, मेरा ख्याल है वकार यूनुस तब कैप्टन थे जब वो हम बड़ी नेक टू नेक वो मैचेस थे जिसमें वो बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीते थे। और इतने ये मेरे अरसे, ख्याल से हमारे बचपन की बात है। हाँ जी, 2 डेकेड के बाद आप जीत रहे हैं। और फिर जिस तरह जीते हैं माशाल्लाह, वो दूसरे मैच, पहला मैच भी आपने लो स्कोरिंग मैच था, जिस तरह एफर्ट की वो तो उनके टेल एंडर जो हैं वो 30-35 स्कोर कर गए और वो जीत गए। वो तकब्बुर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा तकब्बुर में आपको नज़र आते हैं जब भी वो मैच खेलते हैं, उनका अजीब सा रवैया होता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने एफर्ट किया और आखिरी खसूसन बॉलिंग जिस तरह वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है और बड़े ज़बरदस्त शहीन ने बॉलिंग की है, हसनैन ने बड़ा अच्छा अपना कमबैक किया है, हारिस रऊफ का बड़ा अच्छा कमबैक था, और वो तो एक्सीलेंट बॉलिंग थी हारिस रऊफ ने, तो उनकी कमर की। लोग ना सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे थे कि एक कार्टून था, बाबर आजम जो है हारिस रऊफ को जो है ना मार रहा है, उसे ये था कि जब मैं कप्तान था तब तक मौत पैदी सी, तो 100 रन खाना थी। तो अब ये बातें चलती हैं, लेकिन यहाँ बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी मिथ पैदा हो चुकी है कि कामयाबी जो है ना उसके तो 100 वारिस निकल आएंगे, लेकिन जो नाकामी है ना वो यतीम होती है। यानी कि इतनी अब हर धर्मी के साथ हमने बेशर्मी के साथ कहा जी कि चेयरमैन पीसीबी क्या कर रहे हैं। भाई आप भी आप उनको क्रेडिट देना, फिर आप बिल्कुल दें। आप एक कितना बड़े पैमाने पे इन्होंने जो तब्दीली ला के दिखाई है, जो चेंज ला के दिखाया है, उसी टीम के साथ एक नए बंदों को एडिक्ट करके जिस तरह आपने रिस्क किया है, भाई जिस तो आप कहें ना कि ये कामयाबी भी उनकी है। आप देखें ना, सारे आपकी वो यंग टीम है, उसमें 2-3 लोग सीनियर्स हैं, तो जिस तरह उनसे काम लिया गया है, जिस तरह बैटिंग एतमाद दिया गया है, ट्रस्ट उन पे पैदा किया गया। फिर आप देखें कि उसके चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे कमिंस हो, हेजलवुड हो, कोई भी बॉलर हो, अगर वो पाकिस्तान और इंडियन विकेट्स पे खेलेंगे तो उनको इसी तरह मार पड़ती है जिस तरह दूसरे बॉलर्स को पड़ती है। वहाँ पे सीम और स्विंग होती है और कंडीशन इस तरह की है,
तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने वहाँ पे पूरा यूटिलाइज़ किया है। और जिस तरह वो एक वार्नर ने पूरा टांट मारा था वो कामरान गुलाम को, वो आउट हुए तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉट मुल्तान बेबी। तो फिर वसीम अकरम साहब ने भी कहा कि ये IPL के बॉलर्स नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्कुल बॉलर्स अच्छे हैं। हैं। अच्छा, मैं अगली खबर की तरफ आऊँगी, ये बहुत अहम है और मुझे ना मेरे ख्याल से अब इसका सख्त जवाब देना भी चाहिए। भारतीय हठधर्मी टीम ना आने पर पाकिस्तान का सख्त जवाब देने का फैसला, दुर्रे नायाब। नहीं, बिल्कुल मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे और चेयरमैन PCB ने तो वाज़ेह तौर पे इस चीज़ में कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच नहीं हटेंगे। ना हमें कोई हाइब्रिड सिस्टम कबूल है, ना हम कोई रीशेड्यूल की तरफ जाएंगे। और मेरी पर्सनल भी 1-2 जगह पे मुलाकात पे ये इत्तफाक हुआ तो उन्होंने यही बात की कि इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मुल्की वक़ार का मामला है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन एक बात उन्होंने वाज़िया किया चेयरमैन PCB ने कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम भी दोबारा नहीं जाएगा, हम भी उनके साथ नहीं खेलेंगे। बनता है फिर ना, लकीर है, फिर एक ये रेड लाइन है का मतलब है नो तो फिर नो होगी। वहीं आप देखें ना वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान वहाँ पे खेलने गया है, फिर वो पिछले दिनों ये भी चल रहा था कि आप आएँ मैच खेलने, अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ हैं आप वापस चले जाएं, स्पेशल तैयारी। अच्छा, इस दुनिया की एक टीम को इशू है, बाकी टीमें आ रही हैं। हाँ। मेजोरिटी की अब इंडिया इतनी हठधर्मी और बेशर्मी दिखा रहा है कि उनको बाकी टीमों की कोई एहसास नहीं कि भाई मेजोरिटी खड़ी है, ठीक है, कंफर्टेबल है, पंजाब गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत दाखिला सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के, आपके हर इश्यूज के। और इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स हमने इतनी ICC की सिक्योरिटी टीम जाती है, वो सारा कुछ क्लियर करके जाती है, तो वो क्लियर करके जाती है, फिर आगे से भी हठधर्मी में है। तो अब हठधर्मी का तो कोई इलाज नहीं। और वो जो एक वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया गया ना कि अगर नहीं तो फिर हमेशा नहीं होगा। हमेशा हमने लचक दिखाई है, इसीलिए रिजल्ट्स हैं। अगर पहले भी सब माहौल को नहीं ना खराब करने देना चाहते, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को हेल्दी रहने देना चाहते हैं ना, लेकिन कब तक। अब आपने देखे ना चेयरमैन PCB ने आखिरी हद तक कोशिश की है कि आपको हम जिस लेवल पे भी जाएंगे आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप टीम यहाँ पे भेजें, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसको ख़राब ना किया जाए। लेकिन आप अपनी वो हठधर्मी पे कायम है तो फिर ठीक है। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट कैसे हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ख़राब करने की भी तो इन्हीं की साजिश, जिम्मेदारी भी इन्हीं के खाते डली थी और ये इन्वॉल्व थे। तो बाकी जब एक्सपोज हुए, अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे ना जाने से तो ये इवेंट मुतासर होगा, तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती सियासत है। नहीं है ना, ये कोई कभी मुतासर नहीं होता। आपको मैं बताऊं, एक वर्ल्ड कप के मैचेस से ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया था श्रीलंका जाने से, तो श्रीलंका को पॉइंट मिल गए। बिल्कुल ऐसे जब ICC आपको क्लियर कर रही है, जो आपकी मेन वो पीछे सारी टीम खड़ी है कि हम इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आपको किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, वहाँ पे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आप देखें ना, आपका कोई भी मैच होता है तो स्टेडियम भरे होते हैं। तो जब आपको हर तरह की क्लियरेंस है, इसके बावजूद अगर आप इस जगह पे स्टैंड करते हैं कि मैं ना मानूं, तो फिर आप ना मानो। और किस मुल्क में स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है? हम स्टेट लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, हम उनको इससे ज्यादा वेलकमिंग बिहेवियर और कुछ नहीं हो सकता। मुल्क की मेहमान कंसीडर करते हैं, हम उनको सफारती की हाई लेवल की सिक्योरिटी को देते हैं। फैसला किया गया, अगर नहीं तो नहीं, तो ये बहुत अच्छा फैसला चौड़े होने वाली बात है। फिर जितना चौड़े कर दिए हमने, अब इनको चौड़े नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, महंगाई थम भी जाए तो ये ओवर चार्जिंग का सिलसिला ऐसा है कि ये कभी नहीं थम सकता। शायद मैं गलत भी कह रही हूँ, जान लेते हैं अपने रिपोर्टर से। अभी फ़िलहाल दूध दही की कीमतों की बात हो रही है, लेकिन ओवर चार्जिंग कभी थम सके किसी भी दौर में? साई साहब, नज़र तो कभी नहीं आई। हर हफ्ते मंडे को तो यही होता है। पता नहीं कहाँ है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, किन मार्केट्स में जाते हैं, किन दुकानों पे जाते हैं, किन के ख़िलाफ़ इस्तगासे देते हैं, किन लोगों को वो हवालात में भेजते हैं। दुरे भाई से भी मेरी बात हो रही थी, मैं सऊदी अरब गया हुआ था जी। तो उम्र वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो किसी बंदे से मैंने कहा कि यहाँ पे चीज़ों का स्टैंडर्ड जो है वो ख़राब क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ एक चीज़ की आप तस्वीर बना के भेजें, अभी वो लोग आएंगे, इनको कम अज़ कम बड़ा जुर्माना करेंगे और इनकी वो रिकवरी जो है कम अज़ कम 3 से 4 माह में होगी। अच्छा। तो जब इतना बड़ा फ़ाइन होगा तो आपको फिर समझ आएगी कि हमने कोई ख़िलाफ़ वर्जी कैसे करनी है। और फिर जब सिग्नल्स की बात करें तो मैं सिग्नल्स पे थे, तो अचानक वो अभी पीला हुआ था, तो मेरा कज़न गाड़ी चला रहा था, उसने रोक ली। मैंने कहा अभी पीला हुआ है, उसने कहा अली भाई आपने चले जाना, मुझे 3000 रियाल का जुर्माना आ जाना। और अगर दुनिया की बात की जाए तो डेनमार्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद होने के बाद टीमें आती हैं
रैंडम चेकिंग करती हैं, होटल खुलवाती हैं, उनके फ्रीज़र चेक करती हैं, ये अच्छा। देखती हैं कि इन्होंने बचा हुआ खाना तो नहीं रखा। अगर बचा हुआ खाना किसी के फ्रीज़र या फ्रिज से मिल जाए तो बस हमारे उसका यहाँ तो काम ये बंद। मामूल है। और हमारा सुबह गर्म करके दे देंगे। वो इतने आगे एडवांस जा चुके हैं कि वो बचे हुए खाने को भी कहते हैं कि आप इसको लेस प्राइस में रात तक होटल रेस्टोरेंट बंद होने तक इसको बेच के जाएं। आपने फ्रिज में कोई भी बासी चीज़ नहीं रखनी, कल ताज़ा बनेगी। और वो दिन को तो स्टैंडर्डाइज होता है, ये लोग तस्वीरें खींच के अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो रात को भी रैंडम छापे मारते हैं। होटल खुलवा के तमाम चीज़ें, उनके फ्रिज, उनके किचन, उनकी हर चीज़ चेक करके जाते हैं। जिन कौमों ने लंबी उम्रें गुजारनी होती हैं, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो तो कहाँ चले जाते हैं। हाय, हमारी जिंदगियां तो फिर कहाँ पर हमें हैं तो आगे? एक बड़ा सोशल मीडिया पे आजकल फेमस हुई है, पता नहीं सच्चाई है कि नहीं सही है, बात। कि अमेरिकन रिसर्च हो गई है कि जो लाहौर वाले 7 साल पहले मर जाएंगे, तो अल्लाह वाकई खैर ऐसे ही है। जानता है। मेरे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू साहब। सो मच, थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं मयारी खुराक। अभी हम ओवर चार्जिंग की बात कर रहे थे और खासा डिस्कस किया कि ओवर चार्जिंग का सिलसिला तो नहीं थम सकता। अच्छा, ओवर चार्जिंग के साथ अब जब आपको चीज़ें गैर मयारी मिल रही होती है ना, सबसे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का होता है कि आप ज़्यादा पैसे लगा कर भी अच्छी खुराक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे छोटे ढाबों तक फूड अथॉरिटी की टीमें कार्रवाइयाँ करती हैं। इन कार्रवाइयों को किस तरह से रूटीन में लेकर चला जाता है, हिरार्की क्या है, किस तरह से फूड अथॉरिटी इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है? क्या इतने बड़े शहर में जहाँ पर बेतहाशा रेस्टोरेंट्स हैं, गली मोहल्लों में छोटे छोटे होटल हैं, सड़कों पर हम देखते हैं जगह जगह ढाबे बने हुए हैं, रेडियो पर खाना फ़रोख्त किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत चैलेंजिंग है कि आप मयारी खुराक की जो फराहमी है उसको मुमकिन बना सके। इसके बावजूद फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ किस तरह से हैं, मयारी दूध की फराहमी, मयारी गोश्त की फराहमी। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जी हमेशा टुलिंटन मार्केट से हमें खबरें ये मिलती हैं कि जी मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़रोख्त की जा रही हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। बाकी न्यूट्रिशन को लेकर ख़ास तौर पे बच्चों की ग़िज़ाइयत के हवाले से फूड अथॉरिटी बहुत स्पेशल काम कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब मौजूद हैं जी, मोहम्मद आसिम जाफी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खासी चैलेंजिंग जॉब है मेरे ख्याल से, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है और लोगों का रुझान भी बाहर के खानों की तरफ बहुत ज़्यादा है। हम तो लोगों को कहते रहते हैं हेल्दी फूड खाएं, घर में खाएं, उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं, लेकिन बाहर के खाने, उन पर चेक एंड बैलेंस रखना, किस तरह से फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है? देखिए, जैसे मैडम आपने कहा कि ये चैलेंजिंग है, उसकी वजह ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो बड़ी अहम है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर जो फूड है और मयारी खुराक है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन ही यही है कि हमने खालिस ग़ज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाना है, और जितनी भी मिलावट वाली ग़ज़ा है उसको मार्केट के अंदर नहीं आने देना। अब जहाँ तक शहर की बात है या पूरे प्रोविंस की बात है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो दूध के लिए नाकाजात हमने तमाम शहर के एंट्री पॉइंट्स पे लगाए होते हैं। इसी तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं वो फूड इंडस्ट्री का, होटल्स और रेस्टोरेंट्स का, इसी तरीके से जो स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ढाबाज हैं या सड़क के किनारे बने हुए जो है वो मुख्तलिफ छोटे होटल्स हैं, उनकी इंस्पेक्शंस हम जो है वो रूटीन में कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे हमारी इंस्पेक्शंस पूरे पंजाब में 3000 से ज़्यादा होती हैं। अच्छा। पंजाब फूड अथॉरिटी की 150 फूड सेफ्टी टीम्स हैं, जो कि दूध के हवाले से, गोश्त के जो बड़ी मार्केट्स हैं उनमें, इसी तरीके से ईटरीज़ जो हैं, और इसके अलावा जो फूड इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो बच्चों की प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, दूध की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, उन सब का, चिकन बेस्ड या मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, उन सब की हम जो है वो इंस्पेक्शंस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कहीं पर भी जो अनसेफ फूड है या अडल्ट्रेटेड फूड है वो मार्केट में नहीं आए। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो एक, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पिछले साल के और इस साल के कंपैरिजन करते हैं अपनी इंस्पेक्शंस का, तो 10 माह पिछले साल के यानी कि 1 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2023 को जो नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस थी वो तकरीबन 4,70,000 थी। अच्छा। इस साल के इस 10 माह में जो इंस्पेक्शंस हैं वो तकरीब 8,56,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत 82
फ़ीसद जो है वो ज़्यादा हैं। अगर हम फ़ाइन्स की बात करते हैं तो पिछले साल हमारे जो फ़ाइन्स थे वो तकरीबन 500 मिलियन रुपीस थे इस 10 माह के अरसे में। इस साल जो है वो फ़ाइन्स जो है वो 1 बिलियन रुपीस से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, जो कि पहले की निस्बत ऑलमोस्ट जो है वो 100% ज़्यादा हैं। FIRs की हम बात करते हैं तो पिछले साल हमारी FIRs जो थी वो तकरीबन 490 के करीब थी इस 10 माह के अरसे में। अभी हमारी FIRs जो हैं वो 856 हैं, यानी कि पिछले साल की निस्बत 75% के करीब उसमें इजाफा है। इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हम कार्रवाइयाँ देखते भी रहते हैं अक्सर फूड अथॉरिटी की, लेकिन इशू ये है कि बावजूद इसके कि FIR करा दी जाए, बावजूद इसके कि सील कर दिया जाए, बावजूद इसके कि हैवी फाइन कर दिए जाएँ, हमें रिपीट ये इंसिडेंट नज़र आते हैं उन्हीं जगहों पे जहाँ पर आप जाके कार्रवाई करते हैं, लोग दोबारा से वही कुछ कर रहे होते हैं। सो मॉनिटरिंग का या फॉलोअप का क्या सिस्टम है? देखिए, हमारा जो है मॉनिटरिंग का मेकनिज़म मौजूद है और हमारी एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर ही मॉनिटरिंग का विंग जो है वो मौजूद है। जो रिपीटेड वायलेशंस होती हैं जहाँ पे हम उनको रूटीन में चेक कर रहे होते हैं। और अभी हमने, जैसे आपने कहा कि इसको रोकने का क्या मेकनिज़म है, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो एक्ट में अमेंडमेंट्स भी प्रपोज की हैं, जो अभी हमारी इंशाल्लाह जो है वो कैबिनेट तक कुछ दिनों में चली जाएंगी। हमने वो उनको समरी जो है वो CM साहबा के लिए इनिशिएट कर दी है। उसमें भी मेनली इसी तरीके से कि रिपीटेड वायलेशंस को भी हमने रोकना है और जो मिलावट है इसको हमने नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें करार दिया ये है। अशद ज़रूरत है क्योंकि ये आप डायरेक्ट किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, खुराक का ताल्लुक सेहत के साथ है। अगर खुराक खालिस नहीं है तो सेहत मुतासर होगी। हमने एक तो मिलावट को नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया, दूसरा जो पनिशमेंट्स हैं वो ज़्यादा की हैं कि कोई भी पनिशमेंट मिलावट की सूरत में वो 3 साल से कम नहीं है। वो 5 साल है, वो 10 साल है, वो 7 साल है, डिपेंड्स upon के उसका ऑफेंस कितना ज़्यादा है। तो इससे इंशाल्लाह मिलावट का रास्ता रुकेगा। एक खातिर हाल जब लोगों को ये पता होता है कि अब हमें सज़ा होनी है, अब हमें बेल नहीं मिलनी, तो उस सूरत में जो है ना वो अडल्ट्रेशन की तरफ वो लोग नहीं आते। मज़ीद ये कि हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उनकी भी हमने और पुलिस डिपार्टमेंट की भी हमने ट्रेनिंग करवाई है कि वो मिलावट को एक जो है ना वो सीरियस क्राइम समझें, क्योंकि वो उनकी वो दे वर नॉट सेंसिटाइज्ड बिफोर आवर ट्रेनिंग कि ये कोई सीरियस नोयत का क्राइम है। और हम इसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनके साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं, इसी तरीके से पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनको उनके जो लोअर फॉर्मेशंस हैं उनको पता हो कि इसको हमने एक सीरियस क्राइम के तौर पे जो है वो और इसी तरह से ये कंट्रोल भी एक्टिविटीज़ होंगी। शहर में बड़ी बड़ी बेकरीज़ हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लाहौर ये यहाँ से अपना सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो बेकरी प्रोडक्ट्स हम लेकर आ रहे होते हैं। सो यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है इंस्पेक्शन? देखिए, जितने भी फूड पॉइंट्स हैं, जिनमें बेकर्स हैं, जिनमें कन्फेक्शनर्स हैं, जिनमें होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं, उन सब का हम जो है इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। अब जो है वो सर्दी का सीज़न आ गया है, तो सर्दी के सीज़न में आपको पता है कि मछली लोगों की मरगूब ग़िज़ा है, तो मछली के जो जितने भी फ्राइंग पॉइंट्स हैं और मछली के जितने भी स्टोरिंग पॉइंट्स हैं, हमने अपनी टीम्स को तश्कील दे दिया है कि वो स्पेसिफ़िकली इन पॉइंट्स को जो है वहाँ पे जाके इंस्पेक्शंस करेंगे। और मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ्राइंग के साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है या घी है, उसकी इंस्पेक्शंस को भी हमने ज़्यादा जो है वो तेज़ किया हुआ है। एक अलहदा से यूनिट हमने बनाया है जो कि ऑयल और घी और उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डील कर रहा होगा, ताकि किसी भी तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल या नाहालिस कुकिंग ऑयल या घी जो है वो हमारी फूड की चेन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो दूध शहर में सुबह के टाइम एंटर होता है उसकी भी चेकिंग की जाती है। सो ये क्या सिर्फ सुबह के टाइम चेकिंग होती है, क्योंकि शाम में भी हम देखते हैं गाड़ियाँ आती हैं? सुबह भी हमारी टीम्स जो हैं तमाम नाकाजात पे मौजूद होती हैं और शाम के टाइम पे भी मौजूद होती हैं। ऑलमोस्ट कोई भी हमारा दिन ऐसा नहीं है, इवन जो वीकेंड्स हैं, इसके अलावा जो सरकारी छुट्टी भी अगर होती है तो उसमें भी हमारी टीमें अपने नाकाजात लगा के खड़ी होती हैं। तो हम इसको एक
ड्यूटी और एक फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारी इंटरवेंशन की वजह से लोगों की सेहत जो है वो बेहतर होगी। क्योंकि अगर हम दूध की ही बात करते हैं तो पिछले साल की निस्बत हमारी इंस्पेक्शंस 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हैं, और जो दूध के तलफ़ करने की रेशो आ रही है वो पिछले साल की निस्बत 3 टाइम्स कम है। यानी कि इंस्पेक्शंस की वजह से दूध की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है। और यही हमारा जो है वो एक हम इसको केस स्टडी भी लेते हैं कि जब आप किसी जगह पे अपनी इंटरवेंशन को ज़्यादा करते हैं, इंस्पेक्शंस को जब आप इंक्रीज़ करते हैं, तो एक तो वायलेशन कम होती है और दूसरा फूड की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है। सही। बच्चों की न्यूट्रिशन पे फूड अथॉरिटी काम कर रही है, किस तरह से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। आज हमें जो है ना इनकी अच्छी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इसकी एक सॉफ्ट साइड है, एक इसकी हार्ड साइड है। सॉफ्ट साइड ये है कि हमने अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। हमने स्कूल्स में जो नेसेसरी मटेरियल है रिलेटेड टू किड्स न्यूट्रिशनल वेलबींग वो हमने प्रोवाइड किया है। हमने उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को गाइड किया है कि बच्चों को कौन कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए और फूड चॉइसेस में क्या जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक उसकी हार्ड साइड है। हार्ड साइड ये है कि किस तरीके से हमने इंटरवीन करना है। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, हम अभी कुछ हमने पूरे पंजाब से स्कूल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ही रिसोर्सेज से इंशाल्लाह वहाँ पे जो है ना 2 माह के लिए स्कूल मील का जो है हम बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उन बच्चों की सेहत जो है वो अच्छी हो। सही। इसके अलावा हम मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके बच्चों की न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि प्रॉपरली उनकी बॉडी को स्कैन करेंगे, उनके हाइट, उनके वेट, उनके जो अदरवाइज़ फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसका जो है वो तज्ज़िया करने के बाद हम हर बच्चे को और उसके जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं और उनके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताएंगे कि आपका ये बच्चा जो है ये इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ये है, और उसका डिजिटलाइज जो है वो सारा जो है वो अपने पास डिटेल्स रखेंगे ताकि जब भी गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन करनी है तो गवर्नमेंट को पता हो कि स्कूल्स में बच्चों का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है वो क्या है। तो ये हमारा जो है वो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम वी रियली अप्रिशिएट कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत भी है। बहुत सारे स्टोर्स पर, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि एक्सपायर्ड चीज़ें पड़ी होती हैं। क्वालिटी तो एक अलहदा बात है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोर्स पर ऐसे होता है। इवन बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं वो एक्सपायरी डेट होती हैं। तो ये कैसे देखते हैं? देखें, ये हमारी जो इंस्पेक्शंस होती हैं ना उसमें हम उनका जो स्टोर होता है उसको ज़रूर देख रहे होते हैं और उस स्टोर में स्टोरिंग कंडीशंस के साथ साथ जो आइटम्स पड़ी हुई हैं उनकी एक्सपायरी को भी देख रहे होते हैं। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ स्टोर्स हैं वहाँ पे भी जाके जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो एक तो उनकी जो उन प्रोडक्ट्स को क्या वो हलाल हैं या नॉन हलाल हैं ये भी हम चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके पास हलाल फूड इंस्पेक्टर्स की भी जो है वो पावर्स हैं। और उसके साथ साथ हम उनकी एक्सपायरी को देख रहे होते हैं, हम उनकी जो है वो ट्रेसेबिलिटी को देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से आपने ये प्रोडक्ट ली है, उसका रिकॉर्ड सारा हम जो है वो देख रहे होते हैं। अगर कोई नॉन हलाल चीज़ पाई जाती है हम उसको भी डिस्कार्ड करते हैं, एक्सपायर्ड चीज़ पाई जाती है उसको भी डिस्कार्ड करते हैं और कानून के मुताबिक जितना फ़ाइन उसका बनता है वो एक्शन हम उस पर लेते हैं। सही। सो लाहौरियों के लिए मैसेज आपका क्या होगा? देखिए, अभी स्मोक का सीज़न है, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ एक मैसेज मैं सबको दूंगा कि रात के टाइम पे खुद भी और बच्चों को थोड़ा सा गुड़ जो है वो ज़रूर खिलाएं। अच्छा। गुड़ और शहद ये ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, अच्छा खाएं। और इन दिनों में जब भी आपने आउटडोर कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे वॉक करने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। और ये स्मोक के हवाले से है हम सब की ही जिम्मेदारी है कि हम अपने वेस्टेजेस को कम करें। उसमें स्मोक एमिशंस भी हैं, उसके अंदर जो है वो सॉलिड वेस्ट भी है,
उन सब को हमने एक रिस्पॉन्सिबली जो है वो काम करते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनते हुए हमने उन सब को काम करना है, ताकि माहौल जो है वो अच्छा हो। जितना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, उतनी ही हमारी लाइफ अच्छी होगा, नो डाउट। सो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हम लोग एक्चुअली ये समझते हैं कि बस तनकीद करना हमारा हक है, हम सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे तो हमारा माहौल साफ सुथरा होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। स्मॉग की क्योंकि सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, जो लोग मेडिसिन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहते, या वो लोग जो मेडिसिन खा के तंग भी आ गए हैं, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बुखार सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। और 6, 7, 8 दिन मैं खुद इतना तंग आ गई हूँ। आज तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं बच्चों को, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, रेशा बहुत ज़्यादा, सिरप मेडिसिन देते 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 तंग आ गई। सो अब कुछ रेमेडीज़ मैं भी आपा से पूछूंगी। मासूमा आपा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। लाहौर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, स्मॉग आपको पता है बहुत ज़्यादा है। लाहौर क्या, हमारा मुल्तान, एवरीवेयर इट्स सही कह रहे हैं आप। ओवरऑल गेज देखने में अब होम रेमेडीज बता दें, ये जो शदीद धुआं, अगर आपको याद हो हमने पिछले प्रोग्राम से कहना शुरू किया हुआ था कि आने वाले सीजन के लिए पिछले सीजन तैयार है। बिल्कुल सही। बट कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। हमारी कौम की वैसे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जब तो अब पड़ती है हमें सब पड़ती है तो तब। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपके घर में एक फ्लास्क बना होना चाहिए कहवे का। वो मैं कहवा जल्दी से उसकी रेसिपी बता देती हूँ। हल्दी, आजकल ताज़ा हल्दी बहुत अच्छी आई हुई है। ताज़ा हल्दी लें 1 इंच के करीब, जिंजर 1 इंच के करीब, 5 से 6 काली मिर्चें, इनको बॉईल कर लें इतना, और इसमें 1/2 टीस्पून अनारदाना, इसको बॉईल कर लें। तकरीबन 2 लीटर पानी को 1.5 लीटर पी लें। वो एक भर के फ्लास्क आपकी बन जाएगी। दैट कावा शुड बी ऑन योर टेबल, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बच्चों बड़ों सबको आप दे सकते हैं। ठीक है। शर्त क्या है? पानी का इंटेक ज्यादा रखना। ये ना हो कि कहवे पे जोर हो एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जितना यरकान है वो सर्दियों के मौसम में आता है। अगेन आने वाले सीजन के लिए इस सीजन में तैयार है। ये कहवा तो पीते रहें पर पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सही। सो वाटर इनटेक शुड बी 10 to 12 ग्लासेस। बच्चों के अंदर कम से कम 5 से 6 ग्लास उनको पानी पिलाएं। मेक श्योर करें कि बच्चों के ऊपर पानी का जोर रखें। जितना पानी अंदर होगा उतनी सफाई होगी, उतने लंग टॉनिफाई होंगे, उतनी बलगम नहीं जमेगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें नहीं होता। अगर आपको याद हो कोविड में क्या था, पानी का इंटेक बढ़ा दें ताकि आपके लंग्स बेहतर रहें। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह ये कहवा अच्छा, जो है, कहवा किस चीज़ में हेल्प करेगा हमें? ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। लंग क्लियर करता है। बेसिकली आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये आपके काफा एलिमेंट जब लंग्स में बढ़ जाता है, यानी ठंडक लंग्स में बढ़ जाए और वाता प्राणा में हो जाए, यानी आपके सर पे खुश्की सवार हो जाए, तो ऐसे में बाहर का मौसम तंग करता है। अब आपने इसको लेके अपने लंग्स को टॉनिफाई किया। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। खांसी चल रही है तो ये एंटीबायोटिक का काम देगा, खांसी जुकाम नहीं है तो ये इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम देगा। सही। ये कहवा आप पिएं, कम से कम आधा कप सुबह पी लें, आधा कप शाम को पी लें। वो एक हैसल होती है ना कि यार कौन बनाए और उठे, तो कम से कम अगले 15 दिन जब तक कि हम इस वाली अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं, बना के रख लिया तो 2-3 दिन इसको 1 दिन के लिए इस्तेमाल करें। 1 दिन के लिए इस्तेमाल करें। अगर बिलफर्ज जिस तरह वर्किंग वुमेन है नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हल्का सा ठंडा करके फ्रीज कर लें, दोबारा उसको गर्म कर लें। लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट कर लें। कितनी देर लग जाता है कहवा बनाने में, तो ताज़ा कहवा ये बनाएं, इसको पिएं। छोटे बच्चे हैं तो उनको कम से कम 1 औंस के करीब ये कहवा ज़रूर पिला दें। अगर बच्चे 5 साल से ऊपर हैं तो कम से कम उनको 3 से 4 औंस कहवा ही अंदर चला जाना चाहिए। अडल्ट में 1 कप पूरे दिन का अगर पी लेंगे तो उनको ये बेस्ट सपोर्ट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करते हैं। इम्यूनिटी रेजर भी है। सबसे ज्यादा आपको इम्यूनिटी जरूरत है। आपको इम्यूनिटी रेज करनी है तो उसके लिए बेहतरीन है। लंग्स के अंदर बलगमी तहरीक को बनने नहीं देगा, ये उसका फायदा। अब जो गले में सबको इरिटेशन हो रही है उस पर मैंने आपा से बात करी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मासूमा आपा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गला बहुत लोगों का मुतासर है, आवाज़ बैठ जाती है, मुसलसल गले में खराश, ये मौसम की वजह से।
बिल्कुल ऐसे ही आयशा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक साइंस में, हमारे तिब में और आयुर्वेदा में जो कॉन्सेप्ट है वो इस स्मॉग से तंग होने का या क्यों है कि दिमाग में खुश्की और फेफड़ों में ठंडक, यानी काफा इन लंग्स एंड वाता एट हेड, ये दो चीज़ें हैं। तो अब जो खुश्क खांसी है ना, वो जो होती है वो रात के टाइम पे लोगों को ज़्यादा एग्रीवेट करती है। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, रात को एक स्पेल आता है और लंबे लंबे स्पेल आते हैं। उसके लिए दो चीज़ें करनी है। एक तो गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध जो हम पीते हैं, 1 कप दूध लेना है, आधा कप पानी लेना है, उसमें 1 इंच आपने दालचीनी की डालनी है, 5 काली मिर्चें और 1 टीस्पून भर के हल्दी का। अब हल्दी अगेन मैं कहूँगी ताज़ा हल्दी है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, प्लीज़, वो आपको पता है वो ओरिजिनल हल्दी है, कोई पाउडर में मिक्सिंग नहीं है। बिकॉज लोग कहते हैं मेरे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो ये नहीं है कि चीज़ प्रोडक्ट ख़राब, वो बनाने वाली रेमेडी ख़राब है, प्रोडक्ट को भी ज़रा देख लिया करें। उसको इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसमें शहद और बादाम रोगन डाल के वो आप पी लें। बादाम रोगन डालें, देसी घी डालें या ऑलिव ऑयल डालें, ये तीनों ही डाल सकते हैं। बेस्ट है कि आप बादाम रोगन डाल लें, क्योंकि बगैर ऑयल और बगैर काली मिर्च के हल्दी के अंदर जो एलिमेंट है क्यूक्यूमिन, वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होता। आप कहते हैं हम तो हल्दी दूध भी पी रहे पर आराम नहीं आ रहा। अगर आप पी रहे हैं तो क्या उसके साथ काली मिर्च को आपने अटैच किया कि नहीं किया, तो वो ज़रूरी ऐड करने की ज़रूरत है। एक तो वो दूध पी लिया, दूसरा स्टीम लेना। इस मौसम में बड़े छोटे, सुबह शाम या घर पे जैसे आप वापस आते हैं, जो आप बाहर से सारी पोल्यूशन लेके अपने नाक और नॉस्ट्रल्स को भर के आए हैं, आते साथ ही आपने 5-6 लौंग लेने हैं, सफ़ेदे के पत्ते आप सबके घरों में व्यूअर्स होने चाहिए। सफ़ेदे के पत्तों को और लौंग का अच्छा सा स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद नाक के अंदर और नाफ के अंदर सोने से पहले गाय का देसी घी या सेसमी ऑयल, इन 2 तेलों में, ये नहीं कि जैतून डालें बाकी डालें, नहीं। हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे आपको सेसमी ऑयल और गाय का घी नाफ और नाक में अच्छा फ़ायदा देगा। वो आपकी थर्मोस्टेट, नाक आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट है, वो आपके नाक को नरिश करेगा, आपकी पूरी बॉडी नरिश होगी। नाफ आपके और आपकी माँ के दरमियान पहला कनेक्शन है, आपकी बॉडी का बनने का पहला सेंटर पॉइंट है। वो डेड एरिया नहीं है, वो फालतू जगह अल्लाह ने नहीं बनाई, उसका बहुत फ़ायदा है। जैसे ज़ुबान के नीचे गोली रखने से कहीं पे भी आपको पहुंचाना हो पहुंच जाती जल्दी, ऐसे नाक में तेल डालने से जहाँ पे भी खुश्की होगी बॉडी उसको एनालिसिस करके पहुंचा देती है। तो ये 2-3 काम, यानी रात को दूध हल्दी पीना, किसी दिन अब दूध हल्दी रेगुलर बेसिस पे, ये भी याद रखें व्यूअर्स, मैंने कहवा बताया, एक दूध हल्दी बताई, इसको बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं करते। ठीक है, आपने 7-8 दिन ले लिए, फिर हफ्ते में 2-1 बार लेते रहे। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में गर्मी खुश्की भी ना डेवलप हो जाए। तो एतदाल के साथ चलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, साथ में ये कहवा लीजिए। नाक और नाफ में सेसमी ऑयल या देसी घी का डालना, उससे पहले स्टीम का लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, ये आपके साथ जी हमने बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज शेयर की हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे पास वक्त कम है, आप आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके एक बीच में मैं ऐड करती जाऊँगी कि एक्यूपंक्चर और हिजामा, ये इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए अपने करीबी एक्यूपंक्चरिस्ट और हिजामा स्पेशलिस्ट से ज़रूर जी, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।